हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं वीवीएन इंटीग्रेटेड कॉमर्स एंड आर्ट्स अकेडमी में। जैसे कि आपको पता, हमने सैम्पल पेपर स्टार्ट कर रखे हैं +1 क्लास अकाउंटेंसी के, और हमने जो है कल एक सैम्पल पेपर अपलोड किया था। आज हम दूसरा सैम्पल पेपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। सैम्पल पेपर 2, एम इज़ अकाउंटेंसी, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, मैक्सिमम मार्क्स 40, मैक्सिमम टाइम 90 मिनट्स। जर्नल गाइडलाइंस हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हमें तो एग्जाम में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन क्योंकि सैम्पल पेपर में 55 क्वेश्चन हमें गिवन होंगे, तो हम यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करके चलेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग की अगर बेसिक ब्रांच के बारे में बात करूं तो 3 ब्रांचेज होती हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सो इट मीन्स बुक कीपिंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग की ब्रांच नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद। बुक कीपिंग किससे संबंधित है? देखिए, बुक कीपिंग की अगर बात करें तो इट इज बेसिकली रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो फाइनेंशियल डाटा होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन से संबंधित, उन डाटाज को ये क्या करता है? रिकॉर्ड करके चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं: मैनेजमेंट, पब्लिक, कस्टमर्स, नन ऑफ द अबव। देखिए, मैनेजमेंट, कस्टमर एंड पब्लिक, बोथ ऑल थ्रीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ काउंटिंग। इनमें से एडवांटेज कौन सा नहीं है? नोट पूछा आपसे। मेजरमेंट, कंट्रोल, फोरकास्टिंग और सोल्वेंसी पोजीशन। जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से क्विकली क्या कर दें? कमेंट कर दें। चलिए जल्दी करिए, क्या इसका आंसर होने वाला है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने आंसर दे दिया फोरकास्टिंग, दैट इज वेरी गुड। फोरकास्टिंग इज ए लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। हमसे पूछा गया नोट द एडवांटेजेस, तो ये क्या है? इसकी एक लिमिटेशन होती है। फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल थ्रू द अकाउंटिंग, राइट। चलिए, सोल्वेंसी पावर के बारे में पता लगता है, कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, लेकिन हम इससे फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर सेम, वेदर दीज आर सेम और नॉट। बी क्विक इन योर आंसर। नो सर। ओके, दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट हो गई ये? फॉल्स। अकाउंटिंग रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल्स टू परफॉर्म वेयर एज इट इज नॉट रिक्वायर इन केस ऑफ बुक कीपिंग। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? आइए चेक करते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। देखिए, पहला ए तो बिल्कुल गलत था, आर जो है सही था, तो ओनली ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ऑप्शन ई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड। देखिए, बिजनेसमैन जब भी पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकालता है, दैट इज टू बी नोन एज ड्रॉइंग। उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? ड्रॉइंग के नाम से बुलाते हैं। व्हेन डेटर्स आर गिवन सम डिस्काउंट टू इंक्लूड देम टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट, इट कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। जब भी हम प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगराइज्ड एज। एक साल से ज़्यादा के लिए जिसके बेनिफिट हम कैटेगराइज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उन खर्चों को किस नाम से बुलाया जाता है? दैट इज टू बी नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिक्वायर्स दैट पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर और पार्टनर शुड बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। आपको बताना है कि जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं प्रोप्राइटर के, ओनर के, पार्टनर्स के, वो डेबिट किए जाते हैं ड्रॉइंग अकाउंट में किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो हम बात करें तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स जो होता है हमारा, वो मैनेजमेंट और बिजनेसमैन दोनों को क्या करता है? बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस
अलग से ड्राइंग अकाउंट में क्या किए जाते हैं, डेबिट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। तो असर्शन आपको क्या दिया गया है, बैलेंस शीट डज नॉट रिवील ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट जो है वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन रिवील नहीं करता। सेकंड है एसेट्स रीजन, एसेट्स इन द बैलेंस शीट आर शोन इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो एसेट्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाई जाती हैं। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले पहले बताइए मुझे कि जो स्टेटमेंट ए दी गई है वेदर दैट इज ट्रू और फॉल्स। क्या बैलेंस शीट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट नहीं करती? जी हाँ, बिकॉज इट इज़ जनरली अफेक्टेड विद द विंडो ड्रेसिंग। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एसेट्स इन द बैलेंस शीट आर शोन इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। बिल्कुल हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाया जाता है, दैट इज द रीजन कि वो हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखा पाती। यही वो कारण है ना कि अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, हमें पास्ट डाटा मिलेगा और करंट का डाटा हमें नहीं पता लग पाएगा, फ्लक्चुएशंस हमें नहीं पता लग पाएंगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक्स लिमिटेड फॉलोज द रिटर्न वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू, किस वजह से, दैट इज ड्यू टू ऑफ द कंसिस्टेंसी, ड्यू टू ऑफ द कंसिस्टेंसी, किस वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से। क्योंकि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये बताता है कि व्हेन यू आर अडॉप्टिंग वन मेथड और पॉलिसी इट should be continue year after year. If you want to make the changes, then there should be a necessary notification about that why we are making the changing in the policies or the methods of the accounting, right? तो consistency के accordingly हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन का, जिससे हमें कंपैरिजन करने में क्या रहे, इजीनेस रहे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर हम बात करें मार्केट वैल्यू में स्टॉक की वैल्यूएशन की, तो स्टॉक की वैल्यूएशन एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की जाती है, एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की जाती है, राइट। जिसका मतलब होता है कि एंटिसिपेटेड लॉसेज को तो हमें रिकॉर्ड करना है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। आपको बताना लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कौन सी है। क्या मैनेजमेंट को हेल्प करती है, ये तो बेनिफिट है। रिप्लेसिंग मेमोरी, ये भी बेनिफिट है। एविडेंस इन कोर्ट, ये भी बेनिफिट है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, ये क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें एक्यूरेट रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि ये विंडो ड्रेसिंग पर बेस्ड होती है। पास्ट डाटा जिसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं कंसेप्ट कन्वेंशन पर बेस्ड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा, राइट। इसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में बताता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एचआर अकाउंटिंग हमें पार्टिकुलरली बताते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इन्फॉर्मेशन आई है उनको कैसे मैनेजमेंट यूज करेगी। एचआर अकाउंटिंग में जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उनको मैनेज करने का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जो स्पेशल क्लास है ये 11th क्लास के लिए है, टर्म 1 एग्जामिनेशन जो कि नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट होने वाली हैं। तो होप्स हो कि इनसे आपको वहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर भी आपका रिफ्लेक्ट कर जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो पेपर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ये हमारी एक टीम ने जो है इन क्वेश्चन पेपर्स को तैयार किया है। अलग अलग टीचर्स के द्वारा ये क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आइए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा रिगार्डिंग टू असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, और हमें असर्शन दिया गया है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एज पर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट हम ऐसा बोलते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एवरी जो ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। रीजन दिया गया इट इज ए पार्ट ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल दैट डेबिट विल मैच विद क्रेडिट आइटम। तो ये तो है गलत हो गया हमारा,
क्योंकि ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है और ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल तो हमें बताता है कि जितने भी एक्सपेंसेस आप करते हैं रिवेन्यूज काउंट करने के लिए, उनको आपको लिख कर चलना है, रिकॉर्ड करके चलना है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए दैट इज सॉरी ऑप्शन सी दैट इज ओनली ए इज करेक्ट, क्योंकि ओनली असर्शन जो है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है परचेज रेफर्स टू बाइंग ऑफ। परचेज रेफर्स टू बाइंग ऑफ, जो परचेज होती है वो किसको रेफर्स करती है, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज को, गुड्स फॉर रीसेल को, एसेट्स फॉर फैक्ट्री को और इन्वेस्टमेंट को। दैट इज रिफ्लेक्टिंग गुड्स फॉर रीसेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द नेचर ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल का नेचर कैसा होता है, दैट इज ए लायबिलिटी एज पर द बिजनेस एक्टिविटी प्रिंसिपल। जो बिजनेसमैन कैपिटल लगाता है तो वो फर्म की क्या मानी जाती है, लायबिलिटी मानी जाती है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज। जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो रिकॉग्नाइज करता है, क्या रिकॉग्नाइज करता है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income and income received in advance, both A and B. That is the correct answer, both A and B, क्योंकि दोनों के दोनों हम accrual basis of accounting में रिकॉर्ड करके चलते हैं। आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें दो प्रकार के बेसिस दिए गए हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस के अंदर हम केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि एक्रूअल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट दोनों प्रकार की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको क्या बताती है, कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर इक्वल टू इट्स लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस आर इक्वल टू लायबिलिटीज, और एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, क्योंकि हमारी बेसिक इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल किसके बराबर होंगे, एसेट्स के बराबर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन दिया गया है इफ अ बिजनेसमैन विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस इज पर्सनल यूज इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग। बिल्कुल सही है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ ड्यू टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, कौन सी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज टोटल क्लेम्स, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है हमारा, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी आप टिक कर लेंगे, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज होती है, टोटल क्लेम्स होता है। टोटल क्लेम्स का मतलब होता है जो शेयर होल्डर फंड, इक्विटीज का क्या मतलब होता है, शेयर होल्डर फंड, जिसमें हम लोग बेसिकली शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज को भी शामिल करके चलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को भी शामिल करके चलते हैं, राइट। तो टोटल क्लेम्स यानी टोटल क्लेम्स। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लायबिलिटीज एसेट्स प्लस कैपिटल के बराबर नहीं होती, क्योंकि हमें पता है एसेट्स किसके बराबर होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। तो लायबिलिटीज अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एसेट्स में से कैपिटल माइनस करनी पड़ेगी, और यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सी इनमें से करेक्ट है। देखिए करेक्ट अगर बात करें तो ओपनिंग कैपिटल के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले आपको पता होगा बेसिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्लोजिंग कैपिटल के लिए। क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है हमारी, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स और माइनस में ड्रॉइंग्स, ठीक है, इसके बराबर होती है। अब इसके आधार पर आप ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनाइए, क्या बनेगा, ओपनिंग कैपिटल टेंड्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस में एडिशनल कैपिटल माइनस में प्रॉफिट प्लस में ड्रॉइंग्स। अगर यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो क्या हो जाएंगे वो, प्लस लॉस। क्लियर है। चलिए सर्च करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में क्या किया गया, प्लस फर्स्ट कैपिटल, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ओपनिंग कैपिटल में क्या किया गया है, बी ऑप्शन में। क्लोजिंग कैपिटल में क्या किया गया है, क्लोजिंग कैपिटल में फर्स्ट कैपिटल माइनस की गई है, ठीक है, ड्राइंग माइनस की गई है, जबकि ड्राइंग्स क्या होती है हमारी, प्लस होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा।
ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस फ्रेश कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, ये बिल्कुल सही है। लेकिन लॉस अगर दिया हो तो हम उसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये माइनस दिया गया है तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस फ्रेश कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, और यहाँ पर ये प्लस है हमारे पास लॉस, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 22वें का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, कैश विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अभी ट्रांजेक्शन दी गई है, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, इंक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अदर एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन कैपिटल। तो मुझे बताइए, अगर कोई कैश निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो उससे कैश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगा। कैश क्या है हमारी एसेट्स है, और कैपिटल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी घट जाएगा। ठीक है, वो भी घट जाएगा ड्यू टू ऑफ ड्रॉइंग्स। तो एसेट्स में घट जाएंगे और कैपिटल भी घट जाएगी, तो एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन एसेट्स, और ओनर्स कैपिटल इज ऑल्सो डिक्रीज। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है आपको, गोकुल परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 20,000 रुपीज 20,000, द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज। आपको बताना है इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा बिजनेस के ऊपर। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। देखिए कैश क्या हो जाएगा, इससे घट जाएगा, और फर्नीचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ढूंढिए, कैश डिक्रीजेज फर्नीचर इंक्रीजेज, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन दिया गया है हमें, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल दैट इज ओनर्स इक्विटी, बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये ड्यूल एस्पेक्ट पर बेस्ड नहीं है, ऐसा गलत है, ये ड्यूल एस्पेक्ट पर बेस्ड है, तो ये फॉल्स हो गया, और ये ए क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया, राइट। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन यस यस यस, ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, एवरी डेबिट हैज इट्स कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड इनकम्स आर डेबिटेड। इनकम्स आर डेबिटेड गलत है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एंड बिल्डिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट ये गलत है। ये मुझे लगता है कुछ अधूरा क्वेश्चन है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इसमें लिखना चाहिए था हमें नॉमिनल अकाउंट, अगर गलत करना है तो हमें ये, और एवरी डेबिट हैज इट्स क्रेडिट, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट नहीं होता, बिल्डिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट नहीं होता, इनकम्स डेबिट नहीं होती, ये क्रेडिट होती हैं। आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, क्लियर अप्रोच CLEAR, क्लियर। सी कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रिवेन्यूज। एक्सपेंसेस और एसेट्स डेबिट होते हैं और बाकी सभी क्रेडिट होते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, बिल्कुल सही, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से ये बिलोंग करते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम एंड ऑल ऑफ दीज आंसर हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आंसर आ जाएगा, डेटर एंड क्रेडिटर्स आर द पर्सनल अकाउंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर, सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू। अब हम सामान बेच रहे हैं किसको, राम को, लेकिन कैसे, नगद। तो नगद बेच रहे हैं तो क्या डेबिट होना चाहिए, कैश डेबिट होना चाहिए, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। इनमें से किसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा। कैरिज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन दिया गया, ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। देयर आर मैनी एरर्स विच में रिमेन अनडिडक्टेड इवन इफ ट्रायल बैलेंस एग्रीज, ये भी बिल्कुल ट्रू है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चलिए चेक करते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं। क्योंकि दोनों करेक्ट है तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, वाउचर्स किसके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं? देखिए वाउचर कैश एंड क्रेडिट परचेज के लिए बनाए जाते हैं, कैश रिसीव्ड एंड पेड के लिए बनाए जाते हैं, कैश एंड क्रेडिट सेल के लिए बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा गया है ये पढ़ लेते हैं एक बार। कैटलॉग प्राइस दिया गया है हमें, दैट इज ₹600, राइट। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड है 10%, जो कि कितने रुपये हो जाएगी? 60 रुपये। बचा कितना? 540। कैश डिस्काउंट लगाना है 5%, तो 540 पर 5% हो गया 27 रुपये। तो 60 and 27, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? अनिल परचेज ₹1000 एड जेल रोलर पेन at the rate of ₹50 each, less 20% trade discount and 3% cash discount. If payment is made within 30 days, Anil paid ₹10,000 within 30 days and balance amount after 30 days. Purchase account will be debited and discount received account will be credited respectively. तो आपको बताना परचेज कितने से डेबिट होगी और डिस्काउंट रिसीव कितने से क्रेडिट होगी। तो देखिए हमने 1000 पेन 50 रुपये के हिसाब से खरीदे तो कितने के हो गए? 50,000 रुपये के। 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाया तो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट लगा तो कितने बच गए? 40,000 रुपये। और हमने क्या किया इसके साथ? कुछ नहीं। तो इसमें से क्या कर रहा है ये? 10,000 रुपये तो विदिन 30 डेज पेड कर रहा है, 30,000 रुपये उधार में है, तो हमें विदिन 30 डेज में 10,000 पेड कर रहा है, जिसपे हमें डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? कैश डिस्काउंट 3%, जैसे कि 300 रुपये। चलिए तो परचेज तो डेबिट कितने से हो गई? 40,000 से, और डिस्काउंट कितना हो गया? 300। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, राइट। चलिए 40,000 और 30,000। होप्स आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ 3000 फ्रॉम अमर? अगर कैश परचेज की है तो एंट्री हो जाएगी क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नाम की कोई वैल्यू नहीं रहती जब नगद खरीदते हैं। तो देख लीजिए परचेज डेबिट टू कैश किस में हुआ है? परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, इन दो को तो हटा दीजिए। इसमें तो है अमर और इसमें है कैश, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 34 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। बैड डेट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ नाउ रिसीव्ड आर क्रेडिटेड टू, पहले बैड डेट्स डूब चुके थे अब हमें मिल गए, तो दैट विल बी क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है, ललित who owed 20,000 became insolvent, 70 पैसा इन रुपीज was received from his estate, bad debts account will be debited by, तो 30 पैसा हमें नहीं मिला 1 रुपये में, तो इसका मतलब है 20,000 में 30 पैसे के हिसाब से 6,000 हमें नहीं मिले, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर द बैड डेट्स अमाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। राहुल सोल्ड 100 क्रिकेट बैट्स टू वी स्पोर्ट्स एट द रेट ऑफ 5,000 ईच, less 25% trade discount and 2% cash discount. If V Sports pays the amount within 14 days of sales, V Sports paid the amount within 14 days, what will be the amount that Rahul will credit to sales account? तो आपको बताना है राहुल कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आप लोग। होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है राहुल जो है सेल्स अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेगा। तो देखिए 5,000 रुपीज़ के हिसाब से 100 क्रिकेट बैट्स हमने परचेज किए, हो गए हमारे 5 लाख रुपए के क्रिकेट बैट। 25% ट्रेड डिस्काउंट है तो 1,25,000 का ट्रेड डिस्काउंट, बचे कितने के? 3,75,000 रुपये के। ये क्या हो गई हमारी सेल्स। उसने पूछा है कि सेल्स कितने से क्रेडिट होगी, तो 3,75,000 से सेल्स क्या हो जाएगी हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर सैलरीज ड्यू टू स्टाफ ₹25,000। तो कि सैलरी ड्यू है तो इसका मतलब सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये इसकी जनरल एंट्री होनी चाहिए। देख लीजिए कहाँ है सैलरी टू कैश, ये तो होगा नहीं। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया गया सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है और ये क्रेडिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है ये देखते हैं। व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ₹5,000।
इंटरेस्ट कैपिटल पर कितना अलाउड किया गया है, 5,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी में तो सब जो है ना यहाँ कैश लिखा है या नन ऑफ द अबव लिखा है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया गया, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये खर्चा होता है और खर्चे हम डेबिट करके चलते हैं और कैपिटल के अंदर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर, ये कॉमा जो है गलत लगा है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रेंट पेड टू राम ₹5,000। देखिए किसी को भी पेड करें हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो रेंट पेड कर रहे हैं जो कि एक्सपेंस है, टू कैश हो जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपको हो सकता है आपको समझ में आ गया है। हाँ जी, क्यों किया हमने, क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं एज ए फर्म के व्यू पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो हमारा खर्चा हो रहा है, खर्चे डेबिट टू कैश। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इनमें से कैश बुक में कौन सी रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट सेल्स नहीं होगी, गुड्स परचेज रामलाल नहीं होगी, गुड्स परचेज फॉर ₹500, यस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा तो ये किस में खरीदी हमने, कैश में खरीदी है, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। पार्ट सेकंड हमारा स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है ये देखते हैं। द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस। 42 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है कैश बुक का कैश कॉलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। कैश बुक इज ए टाइप ऑफ एंड इज ट्रीटेड एज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश बुक क्या है और किस तरीके से ट्रीट की जाती है। देखिए कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है एंड इट इज ट्रीटेड एज ए प्रिंसिपल बुक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सब्सिडरी बुक है और प्रिंसिपल बुक की तरह ही क्या की जाती है, ट्रीट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, एक्सपेंसेस अनपेड फॉर द ईयर विल अपीयर। जो अनपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ पर दिखाए जाते हैं, रिसिप्ट ऑफ द कैश बुक। अरे भैया कैश बुक में तो केवल कैश रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, तो अनपेड है, पेमेंट साइड नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं, नो वेयर इन द कैश बुक, कैश बुक में कहीं पर भी नहीं दिखाए जाते, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45, फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री ट्रांजैक्शन, स्टेट विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। जो सही नहीं है वो आपको बतानी है। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट द करेक्ट, क्योंकि इसमें हमारी क्या डेबिट हो जाती है, ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाती है टू बैंक के नाम से। जबकि हमें पता है कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जिसमें कैश भी आए और बैंक भी आए और अल्टरनेटिवली आए, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट दूसरा डेबिट। तो इसमें ड्रॉइंग्स डेबिट होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज पास्ड इन जर्नल। जर्नल में इनमें से कौन सी एंट्री पास की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्लोजिंग, रेक्टिफिकेशन, ओपनिंग सारी एंट्री हम जो है जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय ए स्टेशनरी डीलर विल बी रिकॉर्डेड इन। अगर क्रेडिट परचेज की गई है स्टेशनरी की स्टेशनरी डीलर के द्वारा, तो हम उसके किस में रिकॉर्ड करके चलते हैं, परचेज बुक में रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ए बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1000 विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर इन फुल सेटलमेंट फॉर ए क्लेम ऑफ 1100 इज डिसऑनर्ड, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी, हमारी जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, सेपरेट बुक इसके लिए मेंटेन नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 एक केस बेस्ड क्वेश्चन है और आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। दो ट्रांजेक्शन हमें दी गई हैं, आप यूँ करेंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से ये काट लें यहाँ पर और यहाँ पर लिख लें 49 क्वेश्चन, राइट। ये हमारी एक केस बेस्ड स्टडी है, केस बेस्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 49 और 50 का आंसर बेसिकली देना है, ठीक है। चलिए 31 जनवरी, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर केस बेस्ड क्वेश्चन हो तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको आंसर ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप केस पढ़ते हैं तो साथ साथ आपको याद रहता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टोटल चेक्स डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ चेक्स हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड टिल 31 जनवरी एंड इट्स ट्रीटमेंट विल बी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा।
आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हमें कि भाई 31 जनवरी 2021 को पासबुक दी गई है राजेंद्रा शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 41,000, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इनके आधार पर आपको BRS बनानी है, राइट। स्टेटमेंट दी गई है। चेक ऑफ 15,600 वर ड्रॉन ऑन 27 जनवरी, 31 जनवरी को बना रहे हैं ना, 27 जनवरी, ठीक है। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 11,000 वर इन कैश डब्ल्यू 31 जनवरी। अब 15,600 के चेक में से 11,000 के चेक जनवरी के महीने में क्या हो गए, क्लियर हो गए। हमने क्या कहते हैं, इशू किए थे, तो बच्चे कितने 4,600 के जो अभी क्लियर नहीं हुए, और हमें गिवन क्या है, डेबिट बैलेंस पासबुक का। अगर पासबुक का बैलेंस दिया गया है और पासबुक में ये हमें रिकॉर्डिंग करनी है, तो पासबुक में क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चेक ऑफ 21,000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट आउट ऑफ दी चेक्स ऑफ 7400 हैव बीन क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 5 फरवरी। अभी जनवरी में क्लियर होने चाहिए थे लेकिन फरवरी में हुए, तो 74,000 के चेक क्योंकि हमने डिपॉजिट कर रखे थे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन था 49 हमारे पास, आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड कितने रुपए का चेक हैज़ नॉट बीन क्लियर टिल 31 जनवरी। तो भैया 7400 के चेक जो है क्लियर नहीं हुए। चेक कर लीजिए 7400 कहाँ है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब हमें ट्रीटमेंट पर बात करनी है, तो देखिए ट्रीटमेंट क्या करना है, हमें प्लस करने हैं पासबुक में, ठीक है जी। पासबुक में प्लस कर दीजिए, तो 7400 रुपये पासबुक में क्या हो जाएंगे, एडिट। 7400 क्या हो जाएंगे, पासबुक में ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। पासबुक में हम क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 50 है, आउट ऑफ टोटल चेक ड्रॉन अमाउंट ऑफ चेक हैज़ नॉट बीन क्लियर 31 जनवरी। तो 4600 के चेक हमने कैलकुलेट किए थे, तो 4600 के चेक अभी क्लियर नहीं हुए, और 4600 ए और बी में ऑप्शन है, तो हमें क्या करना था, इनको माइनस करना था, विल बी डायरेक्टेड। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए केस स्टडी नंबर 2 पर चलते हैं। केस 2 क्या कहता है ये देखते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 49 50 समझ में आया, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और BRS के रूल्स आप एक बार जरूर पढ़ लें कि BRS के रूल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रीटमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब केस नंबर 2 में भी मैंने आपको बताया था, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो सबसे पहले केस पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि किसका क्या आंसर होना चाहिए, अगर डायरेक्टली पता लगेगा तो। अदरवाइज केस पढ़ते पढ़ते आपको ये पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2014। तो सबसे पहले जुलाई में 2014 में कॉस्ट पूछ ली हमसे, कॉस्ट पूछ ली, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। दूसरा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। अब पहले साल में हमें डेप्रिसिएशन के बारे में बताना है। तीसरा है, शो योर कैलकुलेशन वेदर द बिजनेस गेन और लॉस आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स ऑन 31 मार्च 2017। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी। व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन 31 मार्च 2016 में आपको वैल्यू ऑफ एसेट्स बतानी है। कंपनी डिसीजंस टू चेंज इट्स मेथड टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड इज, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, देखिए इसका तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय टैक्स अथॉरिटी, है ना। ये टैक्स अथॉरिटी के द्वारा क्या नहीं होता, अप्रूव्ड नहीं होता, एक बात। और क्या ये सिंपल भी होता है जी, सिंपल भी होता है, लेकिन सिंपल होना इसका मतलब ये नहीं कि हम चेंज कर देंगे, सिंपल होना तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको तो आप पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं है, यहीं से सीधा आंसर इसका मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं केस 2 पर। केस 2 पढ़ते हैं, क्या है केस 2 में। चलिए केस पढ़ लेते हैं। ABC लिमिटेड परचेज द सेकेंड हैंड एसेट्स ऑफ 9,000 ऑन जुलाई 2014। हमसे जुलाई 2014 में वैल्यू पूछी गई थी, और इस पर 500 रुपये रिपेयरिंग और 500 रुपये इंस्टॉलेशन पे खर्च किए गए हैं, तो 500 + 500 इसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कॉस्ट जो है 1 जुलाई 2014 को कितनी हो जाएगी एसेट्स की, 10,000 रुपये। 51 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ये फायदा हुआ हमें क्वेश्चन को पढ़ने का साथ साथ। चलिए, एवरी ईयर इट्स चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर annum on स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड द एसेट्स हैज बीन सोल्ड ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि 14 के बाद 17 में कार्रवाई हुई है सीधी। तो इसका मतलब पहले साल का फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना अमाउंट होगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 10,000 पर
10% की रेट से जुलाई में खरीदा गया है ना, तो अप्रैल मई जून 3 महीने छोड़ दीजिए, 9 महीने का डेप्रिसिएशन आप लगा दीजिए। 9/12, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये हो गया 1000 का 3/4 दैट इज 750। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन पूछा गया था। अब हमसे पूछा गया है कि भाई 31 मार्च 17 को एसेट्स 5000 रुपये में बेच दी। नाउ कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन, एप्रोप्रिएट आपको आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन 53 क्या कहता था, कैलकुलेशन वेदर द बिजनेस गेन और लॉस आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स ऑन द 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 में बेची है ना, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। देखिए, तो 1 जुलाई 14 से 31 मार्च 14 तक का डेप्रिसिएशन लगा, सॉरी 15 तक का डेप्रिसिएशन लगा। 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 तक का डेप्रिसिएशन लगा, और 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक का डेप्रिसिएशन लगा, राइट। तो हमारा डेप्रिसिएशन 1 साल 2 साल 2 साल का पूरा लगा, और 1 साल 9 महीने का। इस पर 750, 1000, तो ये हो गया 2750 का डेप्रिसिएशन अब तक इसके ऊपर लग चुका है। और वैल्यू थी टोटल 10,000 की, 10,000 में से 2750 गए तो हमारे पास बचे 9,250। 5,000 में हम इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 5,000 में, राइट। तो क्वेश्चन पूछा गया है 16 में वैल्यू बताइए, किसमें 16 में, ओके। और हमसे पूछा गया है 31 मार्च को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो 5,000 में बेच देंगे तो क्या होगा हमें 4,200, ये कितना बचा, 10,000 माइनस 2,750, 7,250 बचे। 5,000 घटा देंगे तो 2,250 का हमें हुआ लॉस। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्लीज़ एक बार इसको दोबारा देखिएगा कैसे किया मैंने, ठीक है। हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आया हो, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, पहले साल डेप्रिसिएशन 750 लगे थे, दूसरे साल क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है तो 1000 डेप्रिसिएशन लगेगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन अब तक 31 मार्च 17 तक कितना लग चुका, 2,750। 10,000 की वैल्यू है तो घटाएंगे तो 7,250 वैल्यू बच जाएगी। 5 में बेच रहा हूँ तो 2,250 का हमें हो रहा है लॉस। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 31 मार्च 2016 को वैल्यू ऑफ एसेट बतानी है, तो 14 से 15 तक का 750 डेप्रिसिएशन लग चुका, हाँ जी। 15 से 16 में डेप्रिसिएशन कितना लग चुका, 1,000 लग चुका, जी हाँ। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1,750। वैल्यू कितनी थी, 10,000 माइनस में 1,750, तो यह हो गया 8,250। तो 8,250 ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। 55 हमने कर ही लिया था। तो ये था हमारा आज का पेपर नंबर 2। जो है पेपर नंबर 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, कल की क्लास में मैंने पेपर 1 अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, ताकि सेकंड पेपर आपको करने में ईजीनेस रहे, आपको इसे करने में समस्या ना आए। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, जो नए बच्चे आए हैं हमारे चैनल पर, जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए आज क्लास को ही वाइंड अप करते हैं। और इस PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सॉल्यूशन का जो है डिस्कशन, जो भी क्वेश्चन है उनका डिस्कशन कैसे किया गया है उनको लाइव देखिए यूट्यूब के थ्रू देखने की कोशिश करिए। और हाँ, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला है, प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 3, एम इज अकाउंटेंसी। टोटल क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने 45, मार्क्स होंगे 40, टाइम पीरियड रहेगा हमारा 90 मिनट्स का। तो 90 मिनट्स से पहले हम इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ही आपने भी करना है जब आप फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वहाँ पर विदिन 90 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और एक बार क्वेश्चन पेपर यदि आपका पहले कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ उसे रिव्यू करना ना भूलिए, उसे चेक करना ना भूलिए, ताकि कहीं पर कोई गलती के चांसेस ना रहे और आप आउट लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।